निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसका सही आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। 3, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है सी, केवल 2। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकते। इसका सही आंसर है सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) एक आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जबकि विनियोग विधेयक में उक्त प्रावधान न हो तथा अनुच्छेद 115 एवं 116 के अधीन उपलब्ध अनुदानों को प्राप्त किया जा सकना संभव न हो। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका विनिश्चय अंतिम होता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर है डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इसका सही आंसर है डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने एवं अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। इसका सही आंसर है डी, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई व्यय जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है, अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है,
तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। अनुच्छेद 117(3) के अनुसार यह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका सही आंसर है बी। संसद की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। समेकित निधि संचित निधि पर प्रभारित व्यय अनुच्छेद 113(1) संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, केवल उन पर चर्चा की जा सकती। अतः प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत की लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? भारत के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का नियतकालिक अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनरावलोकन, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 4, केवल 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर है ए, 1, 2, 3, 5। पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका सही आंसर है डी। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करें। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? निगम कर, मरणोपरांत संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। इसका सही आंसर है डी। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्य को या उस राज्य के किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति द्वारा वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये प्रति वर्ष 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 के स्थान पर तक सीमित कर दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात और बजट के प्रस्तुतीकरण से कोई संबंध नहीं होता है। इसका सही आंसर है ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका सही आंसर है ए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है?
अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा है लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। बी, इसका सही आंसर है बी, केवल दो। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार एवं चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान का अनुरोध। डी, अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को सख्ती होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करने के अनुमति